सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे और आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं आप सभी लोगों के मध्य में इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से एक नए पाठ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक नया पाठ है, आप और हम मिलकर के पढ़ेंगे। आज का पाठ है हमारा पापा खो गए। पापा खो गए पाठ के बारे में सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय में बच्चों जो हम लेखक हैं पापा खो गए पाठ के, वो हैं विजय तेंदुलकर जी, जिनका जन्म 16 जनवरी 1928 ईस्वी को और मृत्यु 19 मई 2008 ईस्वी को हुआ। यह मूल रूप से मराठी के लेखक थे और मराठी के साथ साथ यह हिंदी में भी अपनी रचनाएं लिखते थे। पापा खो गए जो पाठ हमारा है, इस पाठ में यह पाठ एक तरह से संवाद लेखन है और संवाद लेखन के माध्यम से आप जानते हैं कि संवाद जो लिखा जाता है वह कहीं ना कहीं फिल्मों के माध्यम से भी आप लोग समझते होंगे। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि बड़ी सी ऐसी फिल्में, जितने भी फिल्में उनके पहले डायलॉग लिखे जाते हैं। डायलॉग या स्क्रिप्ट आप जिसे बोलते हैं उसे हम कहते हैं पटकथा लेखन। तो इस कहानी में, इस पाठ में संवाद लेखन शैली को अपनाया गया है। इसके जितने भी पात्र हैं वह क्या बोलते हैं उसको ठीक सामने ही दिखलाया गया है कि कौवा अगर है तो कौवा क्या कह रहा है, उसके सामने उस चीज़ को लिखा गया है। पेड़ क्या कह रहा है या बच्ची क्या कह रही है उसको वहाँ पर लिखाया गया है। इस शैली को बोलते हैं संवाद लेखन। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो हम यह कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह एक एकांकी है। एकांकी नाटक, कहानी, आप यह सब हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं हैं, लिखने के अनेक प्रकार हैं। आप लोग फिल्में देखते होंगे, जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, कहने का मतलब ये है कि जो 2 घंटे या 2.5 घंटे की फिल्में हैं उसे आप नाटक कह सकते हैं। और जो आजकल का एक नया चलन चला हुआ है शॉर्ट मूवीज का, छोटी फिल्मों का, वह हमारा एकांकी का ही रूप है। तो एकांकी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वह एक अंकों वाली कोई भी कहानी या नाटक, उसे हम कहते हैं एकांकी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई। पहला, इसकी जो लिखने की शैली और संवाद लेखन शैली जैसी है। इसकी जो लिखने की विधा है वह एकांकी है। एकांकी कहानी का ही एक रूप है। कहानी आप अगर सीधा कहानी आप देखते हैं तो कहानी में संवाद लेखन नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि कहानी के अंदर सीधे आपको पैराग्राफ लिखे होते हैं। किसी एक कहानी को कहीं एक पृष्ठभूमि को ला करके उसमें जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो एकांकी होता है उसे आप कहीं ना कहीं अभिनय भी कर सकते हैं। उसको आप कक्षा में भी अभिनय कर सकते हैं। अभी तो स्कूल बंद है, स्कूल जब खुलते हैं स्कूलों के माध्यम से कक्षाओं में भी बच्चे एक दूसरे का पात्र निभाते हैं। तो इस तरह से यह कहानी का मूल परिचय हो गया। कहानी की जो विषय वस्तु है वह भी हम समझ लेते हैं। इस विषय वस्तु कहने का मतलब यह है कि जो इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसकी जो विषय वस्तु या मूल उद्देश्य है वह ये है कि समाज में घटने वाली जो भी घटनाएं हैं वह कहीं ना कहीं हमें और आपको चिंतित करती हैं। चिंतित करने का कारण यह है कि जो हमारे मानव स्वभाव हैं वह अपने सुख के लिए कहीं ना कहीं दूसरों के सुखों में उसकी टांग अड़ाते हैं। वो अपने सुख के लिए किसी के गला काटने के लिए भी तैयार होते हैं। इस कहानी में यह भी दिखाया गया है कि एक कोमल सी बच्ची होती है, उसको एक चोर चोरी कर लेता है कुछ छोटे से स्वार्थ के लिए। तो कहीं ना कहीं इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं वह बड़ा ही चिंताजनक है। बच्चियों के प्रति जो दृष्टिकोण है
वह कहीं न कहीं हम जैसे मानवों के लिए एक चिंताजनक है। इस कहानी के जो पात्र हैं, उस कहानी के पात्रों में आप देखेंगे कि खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है, कौवा है और मूल पात्र हमारी बच्ची है और एक चोर है। इसमें निर्जीव और सजीव दोनों ही का मेल है। निर्जीव में आप खंभा, लेटर बॉक्स, पेड़ वगैरह देख सकते हैं। सजीव में बच्ची, कौवा और चोर है। तो लेखक कहना यह चाहता है कि हम मानवों के जो व्यवहार है वो कहीं न कहीं निर्जीवों से भी गिरे हुए हैं। हमारी जो नैतिकता है वो कहीं न कहीं निर्जीव से भी गिरा हुआ है। इसीलिए इस पात्र के माध्यम से लेखक यह कहना चाहते हैं कि आज का जो समाज है वो कहीं न कहीं उन निर्जीवों से भी कठोर हो गया है। जो कहा जाता है कि जिनके पास हृदय नहीं होता, जिनके पास वो भावनाएं नहीं होती, मानव ही एक ऐसा है जिसके पास भावनाएं और उसको व्यक्त करने का साधन है। इतना होते हुए भी मानव आज कितना नीचे गिर गया है कि उसके सामने वो उससे अच्छे तो निर्जीव हैं। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि हमारे समाज की जो परंपराएं निकल पड़ी हैं, बच्चियों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कहीं न कहीं आज बहुत ही चिंताजनक है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा विषय वस्तु और पाठ परिचय। इसके बाद अब हम आते हैं अपने मूल पाठ की ओर और आप लोगों से यह आग्रह होगा कि आप सभी लोग अपने अपने पास कॉपी कलम अवश्य रखें, जिससे जो कठिन शब्द होंगे कहीं कहीं उसको हम उसी में ही बताते चलेंगे। तो पापा खो गए का जो यह है एकांकी है, इसके पात्रों में आपने चित्र के माध्यम से भी देखा। यहाँ पर भी देख लेते हैं। बिजली का खंभा हमारा है, पेड़ है और उसके बाद लेटर बॉक्स है और नाचने वाली लड़की है। नाचने वाली जो है वह एक फिल्म के पोस्टर पर है। तो वह कहीं ना कहीं इसकी जो मूल पात्र है वह हमारा लड़की है। और अगर ये देखा जाए तो इस मूल पात्रों में जो मुख्य पात्र है वो लड़की है और लड़की के साथ साथ वो आदमी भी है। तो मूल पात्रों में यह कुछ पात्र आपने देखे। आइए अब हम चलते हैं अपने मूल पात्र की ओर। हम एक पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन करेंगे और आप सभी उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने वाले की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। तो प्यारे बच्चों, ये जो लिखा गया ये कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि, पर्दे के पीछे जब कोई हम अभिनय करते हैं तो कोई ना कोई नाटक करते हैं तो उसे कहते हैं कि भूमिका बनाना। ये भूमिका एक तरह से बनाई गई कि वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो माहौल है वह इस प्रकार से है। अब उसके जो पात्र हैं, भंगिमा का अर्थ यहाँ पर यह है कि उसकी बनावट, जैसे आप मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी वगैरह जो भी हमारे लोक नृत्य हैं उनको आप देखेंगे तो वह जो कुछ भी जिस प्रकार से उनके हाव भाव होते हैं उसे हम बोलते हैं भंगिमा। तो चलिए शुरू करते हैं। खंभा, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। मतलब यहाँ पर दो पात्र है, खंभा और पेड़ आपस में बात करते हैं। खंभा कहता है राम राम राम, रात बहुत हो गई, और पेड़ भी कहता है कि आजकल की रातें जल्दी बीतती ही नहीं। तो जल्दी बीतने में नहीं आती इसलिए कैसा शीतकाल का समय है। दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, खंभा कह रहा है, और रात लेकिन बड़ी बोरियत होती है, ये पेड़ कह रहा है। इस तरह से दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़, राजा,
बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़ बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। यहाँ पर चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो भी पात्र है यहाँ पर भी आपके पुस्तक में भी दिखाया गया है। पेड़ फिर कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? कहने का मतलब यह है, खंभा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है। आप देखते होंगे कि जो खंभे होते हैं अक्सर वो लोहे या फिर सीमेंटेड होते हैं, इसलिए वगैरह कि मेरी तो तबीयत ऐसी है कि मैं एक तरह ऐसे ही खड़ा रहूँगा, मुझे ना तो सर्दी होनी, ना तो जुकाम होना, और ना ही कहीं ना कहीं बुखार होना। तो इसलिए वो कहता है कि ये भी क्या जीवन है कि कहीं ना कहीं बस ऐसे ही, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, आप ऐसे ही खड़े रहो। ये बच्चों कहीं ना कहीं कहने का अर्थ यह है कि जब आपके ऊपर थोड़ी सी भी कोई विपत आती है तो आप उससे घबरा जाते हैं। खंभा ये हमें संदेश देता है कि हमें भी कठिन परिस्थितियों में हमेशा अडिग रहना चाहिए, हमेशा डट कर के मुकाबला करते रहना चाहिए। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, या सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम तो शुरू शुरू मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंभा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों ये है कि जो खंभा है और जो पेड़ है उनके बीच जो बातचीत हुई, वहां पर वो खंभा कहता है कि मैं तो यहाँ पर जब से खड़ा हूँ तब से बहुत ही अलग है। और पेड़ कहता है कि मैं तुमसे भी पुराना हूँ। मैं तो अपने पत्तों के कोट पहन करके सर्दी बारिश या धूप सह लेता हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर था, जब मेरा जन्म यहाँ हुआ तो उस समय कुछ नहीं था, निर्जन था, वो पूरी तरह से केवल समुद्र था। और जब तुम्हें यहाँ पर लाया गया अर्थात खंभे को, तो तुम भी, मुझे लगा कि भाई चलो एक कोई पड़ोसी हो गया। लेकिन जो खंभा था वो तो अपनी अकड़ में था, वह उससे बात ही नहीं करता था। तो पेड़ भी सोचा चलो भाई जाने दो, जब इसकी इतनी नाक ऊंची है। नाक ऊंची होने का अर्थ यहाँ पर है कि घमंड होना, गुमान हो जाना अपने में कि मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन अंत में क्या होता है कि एक रात जोर की बारिश आती है और तूफान होता है, जिससे जो खंभा होता है वो लटक जाता है और वह कहाँ जाता है, पेड़ के ऊपर जाकर के टिक जाता है, जिससे उन दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है। अब आगे वो कहता है खंभा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप, हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। प्यारे बच्चों, दोहे के बारे में हमने शायद पूर्व की कक्षा में बताया हुआ है, और यहाँ पर भी एक बार आप समझ लीजिए कि जो दोहा है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से लिखने का एक ढंग है, लिखने की एक शैली है। जैसे आप कबीर के दोहे सुन रहे होंगे,
या रहीम के दोहे पढ़ रहे होंगे। दोहा एक छंद है और छंद उसे कहते हैं जब किसी भी रचना में उसमें सुर, लय, ताल आदि के नियमों का प्रावधान किया गया हो, आदि के नियम उसमें हो। इस प्रकार की रचना को हम छंद कहते हैं और छंद का ही एक प्रकार हमारा होता है दोहा। चलिए आगे चलते हैं। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है, जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लटरबॉक्स मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे, कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छे लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए, ज़रूर मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या? पढ़े नहीं खेलते थे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेटर बॉक्स को आपने देखा कि वह उसके पास जो चिट्ठियाँ होती है उसको निकाल निकाल करके पढ़ता है। एक चीज़ यहाँ पर देखने की बात यह है कि लेटर बॉक्स को आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई वो चिट्ठी पढ़ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लेखक ने क्या किया कि एक निर्जीव वस्तु में सजीव की जैसी कल्पना कर दिया कि जो निर्जीव लेटर बॉक्स है वह आदमियों के जैसे चिट्ठी निकाल रहा है, फिर उसको प्यार से अपने मुंह से, उसमें होता ना कि उसको गीला करते हैं, फिर उसकी वो खोल लेता है। इस तरह की जो भावनाएं हैं उस निर्जीव में हमारे और आप जैसे सजीव लोगों के जैसे दिखाई गई। इस प्रकार की कार्यों को या इस प्रकार के व्यवहार को कहा जाता है मानवीकरण करना। अर्थात उस निर्जीव लेटर बॉक्स के अंदर एक सजीव के जैसे कार्य को दिखाया गया। लेटर बॉक्स क्या कर रहा है कि वो पत्र निकाल करके पढ़ रहा है, और यह पढ़ने का काम केवल मानव करते हैं, सजीव कर सकता है। तो इसलिए उस निर्जीव में सजीव के जैसे कार्य करने की दृश्य को दिखलाया गया है। इसे कहा जाता है कि मानवीकरण। चलिए आगे चलते। खंभा, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। कब्जे, पेड़ कहता है कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? चलता है तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ करके दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इससे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की। फिर बच्चों यहाँ पर दिखाया गया कि ये जो है पृष्ठभूमि के पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी, कि इसी बीच उन दोनों की बातचीत के दरमियान एक कोई व्यक्ति आने की आहट होती है, किसी व्यक्ति के आने की आहट होती है। वह एक भिखारी जैसा आदमी है और उसके कंधे पर
एक सोती हुई बच्ची है, और जो नाचने वाली है, जो फिल्म का पोस्टर है उसमें एक नाचने वाली का दृश्य है, उसके संतुलन बिगड़ जाते हैं और वह फिर से एकदम स्तब्ध और स्थिर। स्तब्ध मतलब होता है कि एकदम से शांत हो जाना, चौंक जाना, और स्थिर मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना। आदमी: मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। फिर बच्चों, इस चीज़ को यहाँ पर जरा शब्द जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस चीज़ को भी गौर करना कि जो जरा शब्द है, यह यहाँ पर एक जरा का मतलब होता है, ये इस जरा का अर्थ होता है कि बुढ़ापा। लेकिन अगर इसमें आप इस वाले को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगा हुआ है तल बिंदु। इसे कहते हैं, जब इसके नीचे अगर ये बिंदु लग जाए, तल बिंदु लग जाए, तब इसका अर्थ होता है थोड़ा, लेकिन अगर इस तल बिंदु ना रहे तो उसका अर्थ होता है बुढ़ापा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह पोस्टर वाली पीछे पड़ी है, और यह जो व्यक्ति है, बच्चे उठाने वाला आदमी, यह हो गया पेड़, यह हो गया लेटर बॉक्स, और ये हो गया खंभा। तो इनके माध्यम से यह आगे कहानी बढ़ती हुई, पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा: पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़: वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स: वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए: अय कौवे, जागना, जाग। कौवा: दिन हो गया। पेड़: नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, जाता है। खंभा: भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुक कर लड़की को देखकर: बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए: नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंभा: मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ: अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स: हाँ 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 खंभे महाराज। कौवा आकर: कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़: इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया। कौवा कहता है देखकर: अच्छा, यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है, इसे उठाकर लाने वाला? खंभा: वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स: थोड़ी देर में आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला रूस जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा: हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़: मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स: पर मैं कहता हूँ, यह होगा कैसे? खंभा: होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा: वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक शब्द जो आया है नासपीटे, नासपीटा शब्द है, एक तरह से कहीं ना कहीं वह प्रयोग नहीं होता, एक तरह से यह गाली का रूप है, और गाली हमारे समाज में कहीं भी स्वीकृत नहीं है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर लेखक के करने का अर्थ है कि वह कहीं ना कहीं कहानी में प्रभाव डालना चाहता है, और उसे भाव को प्रस्तुत करने के लिए उसे ऐसे शब्द यहाँ पर डालने पड़े हैं। तो नासपीटा शब्द जो है वह कहीं ना कहीं एक तरह से गाली का रूप है, इसीलिए यहाँ पर स्टार लगा करके यहाँ पर बताया गया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। संवैधानिक का अर्थ होता है जो संविधान में लिखा गया हो, और असंवैधानिक का अर्थ होता है जो समाज में, जो संविधान में लिखा ना गया हो, अर्थात जो कानून के विरुद्ध हो। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन
के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते हैं, किंतु इसे व्यवहार में लाया नहीं जाना चाहिए। यथार्थ प्रतिबिंबन मतलब होता है कि वास्तविकता, यथार्थ मतलब वास्तविक, प्रतिबिंब मतलब कि दिखाने के लिए दर्पण हमारा प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही जो साहित्य होता है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि समाज का वह प्रतिबिंब होता है, दर्पण होता है। इसलिए यहाँ पर दिखाया गया कि जो नासपीटा एक शब्द है वो कहीं ना कहीं व्यवहार में नहीं लाना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में। भाव मुद्रा मतलब ये होता है प्यारे बच्चों की, वह जैसे स्वप्न देख रही हो ना, तो कि आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो आंखों में आप हाथों को मलते हैं, उसी मुद्रा को यहाँ पर दिखाया गया। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी। यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे कुछ मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की, पहले ऊपर देखती फिर सामने, कौन? मैं हूँ। लेटर बॉक्स, लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जिसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग से पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज, देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कहीं ना कहीं आज के जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक बैठता है कि हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए। अर्थात यह संदेश है कि हमें भी अपने घरों पर ही रहना चाहिए। पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में हो, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंभा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकाल करके दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा? लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंभा बीच में एक कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती हुआ चुप।
लड़की, कौन बोला यह? कमाल है, हैं? कौन? लेटर बॉक्स खंभा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। मुझे, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा? खंभा, गधा है यह भी। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा, गधा है यह भी। जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरुओं की आवाज। लड़की, वो देखो, देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यास देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं। हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। हम ही यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स या पेड़ व बिजली का खंभा या कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से। लेटर बॉक्स, कसम से। इस बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसे दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब तो घबरा जाते हैं। इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते हैं। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज फिर वह पहले की स्थिति में आती है। मजे हैं, खूब खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है लेटर बॉक्स। अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। पेड़, खंभा और कौवा कहते हैं, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ का पहला भाग था। इस पाठ में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, उसमें आपने देखा कि एक बच्ची होती है जिसको किसी बच्चा उठाने वाला कोई चोर उठा लाता है, और जहाँ पर रखता है वहाँ पर ये अच्छे दृश्य है, पेड़ है, खंभा है, नाचने वाली है और कौवा है, और वहाँ पर एक लेटर बॉक्स है। उन सबके बीच में जो यह बात उभर के आती है कि हम मानव अपने स्वार्थ के लिए कितना गलत काम कर जाते हैं। हमसे कहीं ना कहीं अच्छे तो निर्जीव हैं जो आदमियों के जैसे एक बच्ची के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हमें भी ऐसे व्यवहार करना चाहिए। आगे भाग 2 लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।